नमस्कार दोस्तों किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको फॉलो करने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं है तो वो उस देश का अच्छा संविधान नहीं हो सकता है। और किसी भी देश का संविधान कितना भी बेकार क्यों ना हो, अगर उसको फॉलो करने वाले लोगों की नीयत साफ है तो वो उस देश का अच्छा संविधान होगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की। ये मेरा पहला लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन पर, जिसमें मैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और जितने भी सेंटर और स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम होते हैं उनका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूरे से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है रचना या बनावट, स्ट्रक्चर किसी चीज का स्ट्रक्चर ही कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो आप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हो गया, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक सेट होगा, ये जनरल प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल कुछ कह सकते हो, या कुछ नियम कह सकते हो, या कुछ कानून कह सकते हो। उनका एक पूरा संग्रह होगा, उनका एक पूरा कलेक्शन होगा। वो जो कलेक्शन होगा नियमों का या फंडामेंटल प्रिंसिपल का या कानूनों का, जिसके ऊपर कोई राष्ट्र रन करेगा, कोई राष्ट्र को चलाया जाएगा, पूरे राष्ट्र चलेगा, या किसी कारपोरेशन है। कारपोरेशन का मतलब यहाँ पर कोई कंपनी हो गई, गवर्नमेंट ओन हो या फिर प्राइवेट ओन हो, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल होंगे जिसपे वो पूरा कारपोरेशन रन करेगा, तो उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुछ नहीं है, एक नियमों का एक ऐसा संग्रह है जिसके ऊपर पूरा कारपोरेशन या कोई गवर्नमेंट या पूरी राष्ट्र पूरा रन करता है, जिसके ऊपर पूरा राष्ट्र चलाया जाता है। ऐसे नियमों के संग्रह को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, जिसकी राज्य के पूरे सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसपे पूरे राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है उन नियमों को और उन संग्रहों के। इसका कुछ पर्सनालिटी हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे संविधान को फॉर्मेशन बनाने में। तो पहले है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहेंगे या किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे? भारतीय संविधान के जनक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है इनको। और इनको थोड़ा सा और बता देंगे, इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु। फिर इंग्लिश में जो कैलीग्राफी की गई है संविधान की, कैलीग्राफी का मतलब होता है कि कर्सरी राइटिंग में लिखा गया। भाई इन्होंने तो दे दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पूरा संविधान सौंप दिया बना के। उसके बाद उसको फिर अच्छी राइटिंग में सजाया गया, अच्छी राइटिंग में जो कर्सरी राइटिंग में जो लिखा गया, उसको सुलेख जिसको बोलते हैं हिंदी में, कैलीग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो प्रेम बिहारी राजादा साहब ने इसको अच्छी राइटिंग में लिखा है, इंग्लिश की कर्सरी राइटिंग में। इसके बाद हिंदी की जो अच्छी राइटिंग में लिखा है कर्सरी राइटिंग, वो बसंत कृष्णा विद्या ने लिखा है। और उसको जो सजाया गया, डेकोरेट किया गया चारों तरफ, उसके जो डिजाइन की गई है। और डिजाइन में पता क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज, पूरे डिजाइन में कॉन्स्टिट्यूशन की पूरा एक हिस्ट्री मिल जाएगी आपको, इतिहास की तरह से उसको पूरा वर्णन किया गया उसमें, इतिहास का पूरा डिजाइन में। तो जो डिजाइन है वो किसने की गई थी? वो नंदलाल बोस और बेवहर राम मनोहर लोहिया, ये शांति निकेतन से आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वाले, वेस्ट बंगाल में है जो। इसका फिर एक और पर्सनालिटी है BN राव, संवैधानिक सलाहकार रहे, कानूनी सलाहकार रहे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर। इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रहे हैं, और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को रिप्रेजेंट भी इन्होंने किया है। म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन है, बर्मा का संविधान बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट थे। इसके बाद संविधान का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, संविधान को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं संविधान को। तो दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है बेसिकली। एक तो मॉडर्न मेथड, एक तो ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक जो पहले चलता था, एक मॉडर्न मेथड जो अभी है, आधुनिक है। तो जो पुराना मेथड था क्लासिफाई करने का, वो दो तरीके से था, एक तो लिखित, एक अनरिटन। क्या कोई संविधान लिखित है, रिटन है, जिसको लिखा गया है, या कोई संविधान अनरिटन है, जिसको लिखा नहीं गया है? तो ये कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? रिटन संविधान उस संविधान को कहेंगे हम जिसको किसी संविधान सभा या कोई ऐसी निकाय या कोई ऐसी बॉडी ने प्रॉपर उसमें लिखा गया हो वहां पर, और उसमें प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन किया गया हो उसके ऊपर, तब इसके बाद वो संविधान पिक्चर में आया हो। तो पूरी तरह से डिबेट डिस्कशन के बाद और लिखने के बाद वो संविधान पूरी तरह से पिक्चर में आया है, ऐसे संविधान को हम कहेंगे
रिटेन संविधान, और इंडिया का एक रिटेन संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, आपको पता होना चाहिए। एथेनी संविधान अरस्तु का, ये पहला संविधान है जो लिखित संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद फिर आते हैं अनरिटेन। तो अनरिटेन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे जहां पर किसी संविधान सभा या किसी ऐसी बॉडी निकाय ने कोई इसको लिखा नहीं है कि उसको प्रॉपर बैठ के उस पर डिबेट डिस्कशन हुआ हो, उसको सही से लिखा गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें। वो अपनी रूढ़ियों और परंपराओं से डेवलप हुआ है, कन्वेंशन ट्रेडिशनल, उन पे धीरे धीरे अपना उसमें चलता गया और उन्हीं के उनके रूल और रेगुलेशन हो गए और उनका ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे इंग्लैंड का। इसके बाद फिर मॉडर्न मेथड आता है। मॉडर्न मेथड को कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, तो एक फ्लेक्सिबल होगा, एक इनफ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है नम्न, लचीला। तो यहाँ पर संशोधन प्रक्रिया के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया कि अगर कोई संविधान है उसमें हम इजीली संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे संविधान को हम लोग कहेंगे कि वो संविधान फ्लेक्सिबल है, वो नम्न है, वो लचीला है। जैसे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं। वहीं ऐसा संविधान जिसमें हमारा संशोधन करना बहुत मुश्किल हो जाए, अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत जटिल प्रक्रिया हो अमेंडमेंट करने की, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अमेरिका का है। इंडिया का दोनों के बीच का है, फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल के बीच का, याद रखना। इसके बाद फिर ये तो हो गया बेसिक कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कौन लिखा है, कैसा है, क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पर पहला कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट फॉर्मेशन होता है इंडिया का। इंडिया स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता के बाद पहला कैबिनेट बनता है। तो जो पहला कैबिनेट जो बना इंडिया का, इसमें किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया, कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया गया, कौन सी मिनिस्ट्री किसको दी गई, ये हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि पहले जो प्रधानमंत्री थे हमारे फर्स्ट, वो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू साहब थे पहले कैबिनेट के। और कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल गेम को भी यही देख रहे थे और फॉरेन मामले भी यही देख रहे थे, जो विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री दिया गया। होम मिनिस्ट्री देख रहे थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी देख रहे थे, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले भी देख रहे थे, स्टेट वाले मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके अंडर में थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही देख रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन, शिक्षा देख रहे थे। हेल्थ इनका पूरा हेल्थ का मामला ही देख रही थी, हेल्थ डिपार्टमेंट इनके अंडर में था। और CH भाभा ये कॉमर्स का मामला पूरा देख रहे थे। और रफ़ी अहमद किदवई ये कम्युनिकेशन का देख रहे थे पूरा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री और सप्लाई का देख रहे थे। और BN गडकरी वर्क, माइन और एनर्जी देख रहे थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो संविधान सभा बनाई गई। तो संविधान सभा क्यों बनाई गई? संविधान बनाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। तो किसने ऐसा रिकमेंड किया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का प्रॉपर संविधान बनाए, डिबेट डिस्कशन हो, भारत की जनता के लिए एक अच्छा संविधान बनाए? तो ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक मिशन था। तो मिशन जो था उसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट प्लान भी इसको बोलते हैं, कैबिनेट मिशन भी बोलते हैं। तो कैबिनेट प्लान या कैबिनेट योजना इसको बोलते हैं। तो कैबिनेट प्लान की जो आया था वो किसके लिए आया था? भारतीय संविधान के बनाने के लिए, भारतीय संविधान को फॉर्मेशन करने के लिए आया था। दूसरा चीज ये पूछा थी इसमें कितने मेंबर थे कैबिनेट मिशन में? तो 3 मेंबर थे, पैथिंग लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स। पास से आप याद रखना इसको, पैथिंग लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स। क्यों आया था ये बता दिए। कब पहली बार संविधान सभा बनी? तो 11 नवंबर 1946 को संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ। और कैबिनेट मिशन आपको बता दिए, कैबिनेट मिशन की ने रिकमेंड किया था ऐसा। इसके बाद संविधान सभा के कुल मेंबर कितने थे, उसमें कुल टोटल सदस्य कितने थे, टोटल मेंबर कितने थे? 389 उसमें मेंबर थे, पहली बार संविधान सभा बनी। तो ये 389 या 389 जो मेंबर थी वो कहाँ से हम लोगों ने कैसे डिसाइड कर लिया कि 389 ही मेंबर रहेंगे? तो यहाँ से डिसाइड किया गया था पॉपुलेशन के बेस पे। 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट दी गई थी, इसलिए यहाँ 389 पहुंच गए थे। यहाँ पर ये लोग जो चुन के गए संविधान सभा में मेंबर, वो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुन के गए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है जहाँ पर जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, हमारे MP MLA सांसद विधायक लोग वोट डालते हैं। और प्रत्यक्ष चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पर जनता डायरेक्ट वोट डालती है, जैसे विधायकी सांसदीय चुनाव। तो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव से लोग चुन के गए थे। जब अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ तो वोट किसने किया इन लोगों के लिए? तो जो वोट किया
वो प्रोविंशियल असेंबली जो प्रांतीय सभाएं विधानसभा थी उनके जो मेंबर थे उन्होंने वोट किया। जैसे आज की राज्य की जो स्टेट की जो अपनी विधानसभाएं उनके मेंबर समझ लीजिए आप, तो ऐसी प्रांतीय जो असेंबली थी, जो प्रांतीय विधानसभा थी, उनके मेंबरों ने वोट किया। यहाँ पर कितने लगभग मेंबर थे उस समय, इसके आसपास थे, 1585 के आसपास मेंबर थे। अब ये 389 जो मेंबर थे वो कौन से क्षेत्र के लिए कितने मेंबर को इनको डिवाइड किया गया, तो 292 इसमें से 389 में से ब्रिटिश प्रांत को थे। ब्रिटिश प्रांत का यहाँ मतलब ये है कि ब्रिटिश प्रोविंस की ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था यहाँ पर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ डायरेक्ट रूल कर रही थी। ठीक है, तो 292 मेंबर इनके लिए दिए गए थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ऐसा समझ लीजिए आप जैसे यूनियन टेरिटरी आज की, तो ऐसे जो क्षेत्र थे वो 4 थे, उनके लिए 4 सीट दी गई। और देसी रियासतें के लिए 93 सीटें दी गई। और इलेक्शन कहाँ नहीं हुआ, देसी रियासतों में नहीं हुआ। देसी रियासतों का मतलब होता है राजा रजवाड़े, जहां पर ब्रिटिश सरकार रूल तो कर रही थी लेकिन पुतला बनाया गया था, मुखौटा बनाया गया था, वो राजाओं को बनाया गया था, राजा वहां पर बैठे हुए थे, असली रूल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही थी। उनको देसी रियासतें कहा गया, हम लोगों ने प्रिंसली स्टेट कहा गया। उनके लिए 93 मेंबर दिए गए, 93, और उनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट ऐसे नॉमिनेट होके आए थे, राजाओं ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे वहां पर। इलेक्शन हुआ था 296 के लिए, 292 ये और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए। 296 के लिए इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में। तो जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत के आई, 200 आई थिंक 13 है, 3 देख लेना, और मुस्लिम लीग 73 सीट और अदर जो 15 सीटें जीत के आई। तो ये था। इसके बाद जो सीट को रिजर्व किया गया था वो सामान्य लोगों के लिए 213 सीटें थी, और मुस्लिम के लिए 79 थी, और सिख के लिए 4 सीटें थी। ये सीट का बंटवारा था। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये आते हैं एसटी के मेंबर कितने थे। तो अनुसूचित जनजाति के जो मेंबर है वो 33 थे, और महिलाओं की जो संख्या थी वो 12 थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। महिलाओं की जो संख्या थी वो 12 थी, एसटी के 33 मेंबर थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, और इस बैठक के साथ साथ ही एक अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो उसमें टेम्पररी अध्यक्ष चुन लिए गए। अभी यहाँ पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष इलेक्ट किया गया, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, और जो बुजुर्गों की जो प्रथा थी हम लोगों ने फ्रांस से सीखी थी कि कोई बुजुर्ग है तो उनको कुछ समय के लिए बना लिया जाए जब तक परमानेंट हमारा अध्यक्ष नहीं आ जाता है। इसके बाद फिर 9 के बाद 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारे यहाँ संविधान सभा में चुनाव होगा, और हमारे परमानेंट अध्यक्ष चुन के आ गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हुए। इसके बाद फिर क्या होगा कि संविधान सभा की जब बैठक, देखिए क्या होता था कि संविधान सभा का काम था संविधान बनाना, लेकिन संविधान बनाने के साथ साथ, संविधान फॉर्मेशन करने के साथ साथ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ उसका एक काम और था। जैसे कोई लॉ बनाना पड़ जाए, इमरजेंसी में कुछ कानून बनाना पड़ जाए, तो वो एक लेजिस्लेचर की तरह भी काम करती थी, विधायिका की तरह भी काम करने लगती थी। तो उस समय जो अध्यक्षता करते थे वो जीवी मावलिंकर साहब करते थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं होते थे उस समय के लिए, तो जीवी मावलिंकर साहब करते थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, और संविधान सभा की कार्रवाई स्टार्ट हुई। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया, कहा कि हमें तो एक अलग राष्ट्र चाहिए और अलग हमारी संविधान सभा होगी, जो अलग हमारा एक संविधान होगा उसको संविधान बनाएगी वो। तो इन्होंने इस मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया। और इसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, दो ऐसी पर्सनालिटी रहे जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो ये बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी क्या संविधान सभा में थे, तो महात्मा गांधी संविधान सभा का पार्ट नहीं थे। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी, एक लिखा है यहाँ पर, कट गया होगा, एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद से कोई संविधान सभा में नहीं आया। अब फिर देश का बंटवारा हो गया, देश 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो फिर 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, क्योंकि कुछ मेंबर उधर चले गए। अब जो मेंबर बचे थे उसमें 299 मेंबर बचे थे,
उसमें 229 प्रांतों के लिए दे दिए गए थे। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट का, राज्य का, वहाँ भी प्रोविंस का स्टेट ही का मतलब होता था, पहले स्टेट को प्रोविंस बोला जाता था। 70 जो थे वो देसी राष्ट्रों के लिए, राजा रजवाड़े प्रिंसली स्टेटों के लिए थे। और संविधान को बनाने में कुल 3 रीडिंग हुई, 3 वाचन हुए, 114 दिन बहस हुई टोटल। और संविधान जब बन रहा था तो 284 मेंबर उस समय उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। टोटल समय जो लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, 64 लाख का खर्चा आया और 11 अधिवेशन हुए। लेकिन एक जो लास्ट का अधिवेशन होगा 12वां, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो लास्ट अधिवेशन होगा 12वां, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा था। तो संविधान सभा का ये अंतिम अधिवेशन था, अंतिम बैठक थी। तो संविधान सभा हमारी अंतिम बार कब मिली? वो 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 याद रखना, यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रगान को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया, नेशनल एंथम को। और अब इसको डिसबैंड कर दिया गया, संविधान सभा को इसको विघटित कर दिया गया और एक अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए, संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरह से कह सकते हो कि लागू हो गया था, अडॉप्ट कर लिया था हमने, इनेक्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो रियल में पूरी तरह से जो लागू होगा, फुल इम्प्लीमेंटेशन, जो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उस समय 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं, पार्ट्स इनको बोलते हैं। अनुच्छेद 395 थे, आर्टिकल 395 थे, अब 465 हैं। अनुसूचियां, शेड्यूल 8 थे, अब 12 हैं। इसका संविधान सभा में हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा में इसके साथ साथ कुछ कमेटी भी थी। तो कुछ मेजर कमेटी भी थी संविधान सभा की। वो कमेटी क्या काम कर रही थी? कमेटी का ही मेन रोल था। हर कमेटी को एक अपना काम दिया गया था, वो अपना काम के लिए उसको जिम्मेदार थी, वो अपना काम कर रही थी। तो कमेटी के पूरे दम पे सारा मामला चल रहा था। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जैसे रूल्स कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो नियत समिति या प्रक्रिया नियत समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और वो इसको लीड कर रहे थे। इसके बाद फिर स्टीयरिंग कमेटी, संचालन कमेटी, संचालन कर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सारी कमेटियों में जो है इंपोर्टेंट कमेटी, वो आपकी ये है ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति इसको बोला जाता है, वो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 7 मेंबर का पूरी कमेटी थी। इसमें 6 पूरे मेंबर थे और 7 में अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 7 में मेंबर थे, 6 मेंबर थे और 7 में अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो 6 मेंबरों का आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मलिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर आए थे ये, और DP खेतान। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य को बुलाया गया। तो 6 मेंबर थे टोटल, 7 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी थी और इसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इसी ने कॉन्स्टिट्यूशन सौंपा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। फिर यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। तो जो यूनियन वाले मैटर हैं, संघ के मैटर अधिकतर जवाहरलाल नेहरू साहब ही डील कर रहे थे। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति। अब यहाँ कंफ्यूज मत करना, संविधान लगाया तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम याद रख दो। तो यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू साहब ही लीड कर रहे थे। फिर जो प्रांत की जो कमेटी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अधिकतर लीड कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी। एडवाइजरी कमेटी थी, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में, सलाहकार समिति। और झंडा समिति, झंडा कमेटी, वो JP कृपलानी थी। JP कृपलानी साहब इसको देख रहे थे। और इसके बाद फंडामेंटल राइट सब कमेटी, वो भी JP कृपलानी साहब ही इसको देख रहे थे। इसके लिए भारतीय संविधान के कुछ सोर्सेस हैं। तो अब सोर्सेस कहाँ से लिया गया है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, और नहीं आया हो तो डिसलाइक का भी पूरा अधिकार है। और डिसलाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्यों डिसलाइक किया गया है। जय हिंद, जय भारत।